हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नीट के बेस पर और आईआईटी के बेस पर। और इसमें कुछ जो भी हम लोग को हर न्यूमेरिकल में जो शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी उनके बेस पे हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से न्यूमेरिकल लगाएंगे और जो स्टैंडर्ड मेथड है और वैसे भी लगा के हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। आज हम लोग का न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 40 kg रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स कैपिटल P। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, एक बॉडी है उसका मास 40 kg है, रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस, और इसने कहा कि ये बॉडी इस रफ सरफेस पर रेस्ट में है, रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये सरफेस कैसी है? रफ। तो रफ से आप क्या समझेंगे? रफ से आप क्या समझेंगे? कोई भी सरफेस जो रफ होती है उस पर फ्रिक्शनल का फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां पे एक बॉडी है और ये रफ सरफेस पे रेस्ट कर रही है। इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का जो हमारा मास है वो मास है हमारा 40 kg, ठीक, 40 kg का मास है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, is subjected to a force of capital P which is just enough to start the motion of a body। यहां पर हमने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स है P, और ये फोर्स कितना है? जस्ट इसने मोशन को स्टार्ट किया है, मैंने इतना फोर्स लगाया, मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब तक हम फोर्स P लगा रहे थे तो P से जो कम हमारा फोर्स था, ये फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, इससे कम हमारा जो फोर्स था वो मोशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हमने P फोर्स किया मोशन स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक। इफ म्यू स्टैटिक इज 0.5 एंड म्यू काइनेटिक्स इज 0.4, हमें जो है यहां स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारा 0.4, ठीक। हाँ, द फोर्स P इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ये जो फोर्स P लग रहा है ये कंटिन्यू लग रहा है, लगातार मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, इस बॉडी का हमको एक्सेलरेशन निकालना है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, आईआईटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो हमारे नीट के न्यूमेरिकल होते हैं उसमें आपको वो एक स्टोरी बताएगा। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहले तरीका सीखिए कि किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो, नीट और आईआईटी में मेंस और एडवांस, और या चाहे वो आइजर का पेपर हो, हर एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको सामने एक स्टोरी देगा, एक लंबी स्टोरी लिख के देगा। उस स्टोरी को सबसे पहले आप वर्ड टू वर्ड पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए, उसको समझिए और उसको एनालाइज करिए। जब आप उस स्टोरी को पढ़ के एनालाइज कर लेंगे तो अपने ब्रेन में आप उसका एक चार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे और उसको आप एनालाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, और जो आप ब्रेन में बनाएंगे उसी को आप उठा के कॉपी पे छाप देंगे, अपनी शीट पर छाप देंगे, ठीक है। तो आपकी 70% फिजिक्स लग गई, बाकी 30% किसका काम है? मैथ का काम है। बस हमको एग्जामिनर ने लंबी चौड़ी की स्टोरी दी, एक कहानी दी। स्टोरी में क्या था कि हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो हमारा कॉन्सेप्ट देखिए लॉज ऑफ मोशन का, हम ये जानते हैं कोई भी सरफेस अगर रफ है उस पर फ्रिक्शन जरूर होगा, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन जरूर होगा, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि यहां पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि रेस्ट में है, ठीक, ये ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब ना तो ये ब्लॉक आगे जा रहा ना पीछे आ रहा, ठीक है। उसके बाद इस सरफेस का हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक दिया हुआ है और उसने कहा हम लगातार P लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसने कहा एक्सेलरेशन बताइए कि जब ये स्टार्ट आएगा मोशन में, जैसे ही जस्ट स्टार्ट द मोशन, जैसे ये मोशन उसके स्टार्ट करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बस। तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए, हमने क्या पढ़ा है, जब तक हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, लगातार फोर्स लगाते जाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगी।
क्यों नहीं चलेगी? जरूर पीछे कोई फ्रिक्शन होगा जो उसे रोक के रखे रहा होगा, जरूर कोई पीछे फ्रिक्शन होगा। अच्छा, वो फ्रिक्शन हमारा कौन सा होगा? तो आंसर है वो फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो उस बॉडी को आगे नहीं जाने देता, उसको रोक के रखता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू कितना है हमारा? 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 400। पॉइंट से 0 कैंसिल, तो कितना आया? 200 न्यूटन। ये हमारा फ्रिक्शन का फोर्स आया, मतलब हमारा फ्रिक्शन का फोर्स कितना आ रहा है? 200 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब जितना फ्रिक्शन का ये पीछे फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना लग रहा है? 200, तो उतना हमारा पी ही होगा। हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन, तो ये ब्लॉक नहीं चल रहा, तो पीछे फ्रिक्शन कितना है? 200 न्यूटन। तो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू निकली 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? पी के। तो पी की भी वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। ठीक, जैसे ही बॉडी मोशन में स्टार्ट आएगी, जैसे ही वो मोशन में आएगी, तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। जैसे ही क्या करेंगे, हम बॉडी को मूव करा रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं हो रही है, हम बॉडी को मूव करा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारे फोर्स की भी वैल्यू निकल जाएगी, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ये देखिए। ठीक, अब जैसे ही बॉडी मोशन में आएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो अब आप यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकाल लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला यही होता है, एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू कितना है? 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 400। तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ काइनेटिक कितना आएगा? 160 न्यूटन। ये हमारा फोर्स काइनेटिक आया। तो यहां से हम पी फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक 200 के इक्वल है, तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। तो पी हमारा कितना है? 200। पीछे फ्रिक्शन काइनेटिक कितना लग रहा है? फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है 160। और हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। बॉडी का मास हमको दिया हुआ है, तो बस हो गया। एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स इस बॉडी का कितना होगा? 200 आगे है, 160 पीछे है, तो ये हो गया 40। मास कितना है? 40। ये कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन मिलाकर देख लीजिए कि क्या हमारा ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में है। तो कैसे हमने किया? पहले हमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? बॉडी को रोक के रखता है। ठीक है, तो जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। जैसे ही बॉडी मोशन में आई तो हमने काइनेटिक लगा दिया, और काइनेटिक क्या करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा, तो नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स निकालना 200 माइनस 160 कर देंगे, अपॉन मास कर देंगे, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। ये एक स्टैंडर्ड मेथड था जैसे बच्चे करेंगे, लेकिन जो बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड मेथड अब हमने देख लिया, अब आइए इसकी शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखिए, हमने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है म्यू के टर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू जी। ठीक, ये अब यहां म्यू कितना है? यहां म्यू 2 है, एक स्टैटिक का है और एक काइनेटिक का है। तो अगर स्टैटिक हमेशा काइनेटिक से बड़ा होगा तो नेट म्यू हमारा कितना आएगा? न्यू स्टैटिक माइनस म्यू काइनेटिक। बोलिए, यही होगा ना? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? म्यू स्टैटिक माइनस म्यू काइनेटिक इंटू जी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक कितना है? 0.5 माइनस 0.4, तो ये कितना आया? 0.1। और जी की वैल्यू कितनी होगी? 10।
ये कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए कैसा लगा आपको, मजा आई? तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने म्यू है और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर सिर्फ म्यू एस दिया होता, म्यू के नहीं दिया होता, तो यहां सिर्फ म्यू एस रखते। म्यू के दिया होता, म्यू एस नहीं दिया होता, तो यहां सिर्फ काइनेटिक वाला रखते। और अगर दोनों दिया है तो हमेशा म्यू स्टैटिक माइनस म्यू काइनेटिक रख के जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ना हमको मास की जरूरत पड़ी, ना पी को निकालने की जरूरत पड़ी, किसी चीज को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत ये सॉल्व हो गया। आप ये मुजवानी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भैया 10 है, 10 kg का, इस पे मैंने पी फोर्स लगाया, इसमें एक्सेलरेशन आप बताइए, इसमें म्यू एस है 0.8 और म्यू के है 0.5, बताइए कितना होगा एक्सेलरेशन इसका। तो 0.8 माइनस 0.5 करिए तो 0.3 आया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 3। अब आप स्टैंडर्ड मेथड से करके देख लीजिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होगा। ए बलून ऑफ मास 10 kg इज रेजिंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये एक बैलून है, ठीक है। देखिए हमारे सामने एग्जामिनर स्टोरी दे रहा है, एक बैलून है, इसका मास है 10 kg, मास इसका है 10 kg, रेजिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इफ ए मास ऑफ 4 kg इज रिमूव फ्रॉम द बैलून, इसमें से ये 10 kg का बैलून था, इसमें से 4 kg का मास निकाल के रिमूव कर दिया। तो मतलब अब उस 4 kg की हमको जरूरत है ही नहीं, उसको मैंने रिमूव कर दिया क्वेश्चन में से ही। तो अगर मैंने उस 4 kg को रिमूव कर दिया तो बताइए इस बैलून का मास कितना बचेगा। तो आंसर है इस बैलून का मास बचेगा 6 kg, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि अब ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, बस यही निकालना है। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। अब आप बताइए, देखो कोई भी लिफ्ट, हमने लिफ्ट वाली प्रॉब्लम पढ़ी है ना, कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो नेट फोर्स उस पर कितना होता है, तो उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला है, नेट फोर्स उस पर होता है F इज इक्वल टू mg प्लस ma। यहां पे ये कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, तो आंसर है इसके आसपास एयर है, ये एयर के पार्टिकल मिलकर इस पे ऊपर बायंसी का फोर्स लगा रहा है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बायंसी के बारे में, लेकिन आपको इतना डीपली भी नहीं जाना है। जिसने फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो वो लिफ्ट वाले केसेस सॉल्व कर सकता है। लिफ्ट ऊपर जाती है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, mg प्लस ma। तो यहां पे F कितना आएगा, अगर इस केस को देखिए, m कितना है 10 इंटू 20, दिस इज 200 प्लस 10 इंटू 10, दिस इज 100, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10 ये हो गया 100, हम उल्टा लिख दिए हैं, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। mg प्लस ma, तो F इज इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू 10, दिस इज 100 एंड दिस इज 20, दिस इज 10 मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज 200। तो फोर्स कितना आया नेट फोर्स हमारा 300 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, 4 kg रिमूव कर दिया इसमें से। जब हम इसमें से 4 kg रिमूव करेंगे ना, तो हमारे लगाए हुए बायोंसी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो एक्सेलरेशन पे। तो नेट फोर्स हमारा कितना होगा, अब यहां पे यही वैल्यू उठा के यहां पुट करिए, mg प्लस ma। फोर्स की वैल्यू यहां से कितनी उठाएंगे 300, m कितना है 6 इंटू 10 60 प्लस ma मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज 6a। 300 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा 240 इज इक्वल टू 6a, 6 4 24। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई, a की वैल्यू हमारी आई
40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू मिला के देख लीजिए क्या हमारा आंसर सही है। ए इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ऑप्शन में 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थ्री ब्लॉक A, B and C of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface। मतलब सरफेस हमारी है फ्रिक्शनलेस और 3 ब्लॉक हैं A, B and C। डायग्राम दिया हुआ है पहले से। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक, और तीनों का मास दिया है 4 to 1। दिस इज 4 kg, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg। ठीक है, आर इन कॉन्टैक्ट, तीनों कॉन्टैक्ट में है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन का काम नहीं है इसमें, नो फ्रिक्शन। एज शोन इन फिगर, इफ ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg। इस 4 kg पे यहां से हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा लगाया हुआ फोर्स है और ये फोर्स कितना है 14 न्यूटन। देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B इज, तो अगर हम इसको यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये A इस वाले B पे फोर्स लगाएगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमको निकालना है बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में यहां पे ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा। फाइंड फोर्स बिटवीन A एंड B। आप लोग इसे अपने मन से सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए, मैं करा रहा हूं। देखो, जब हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो मेरा लगाया हुआ फोर्स कितने ब्लॉक को ढकेलेगा, आप मुझे ये बताइए। तो आंसर है तीनों ब्लॉक को ये ढकेल रहा है, पुश कर रहा, 1, 2 एंड 3। ठीक, अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये वाला A हमको नॉर्मल रिएक्शन का अपोजिट साइड में फोर्स लगाएगा। ठीक, A कितने को ढकेल रहा, A वाला जो ब्लॉक है ये सिर्फ इन दोनों ब्लॉक को ढकेल रहा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, तो हमको निकालना है A और B के बीच में कितना फोर्स होगा, कितने फोर्स से ये B को पुश कर रहा है। ठीक, अगर B भी पुश हो रहा तो ये C को भी पुश कर रहा है। मेरा लगाया हुआ फोर्स इन तीनों को पुश कर रहा, A, B और C को पुश कर रहा, B सिर्फ C को पुश कर रहा। ठीक, चलिए लगाते हैं। देखो, हमको फोर्स निकालना है। सबसे पहले आप ये करेंगे, हमारे सामने ये ब्लॉक दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा फोर्स अपॉन मास। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये तीनों ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा। ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर है ये एक्सेलरेशन होगा, फोर्स कितना है 14 न्यूटन और मास कितना है 4, 2, 6 और 1, 7। दिस इज कैंसल, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना। देखिए, यहां से ये ब्लॉक इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब फोर्स लगाना है फ्रॉम B टू A, B और A के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हमको ये वाला फोर्स निकालना। तो आप मास कौन वाला लेंगे, ये वाला A इस B को ढकेल रहा है, C को ढकेल रहा है कि दोनों को पुश कर रहा, तो आंसर है दोनों को पुश कर रहा। तो ये दोनों को अगर पुश करेगा तो इसमें कितना मास आएगा, 2 का सिर्फ आएगा, 1 का आएगा कि 3 kg आएगा, तो आंसर है 3 kg आएगा। दिस इज 3 न्यूटन, 3 kg। ठीक, उसके बाद ये, अब ये वाला अगर 2 से जाएगा तो क्या ये 2 से कम जाएगा, अगर ये 2 से कम जाएगा तो ये ब्लॉक चिपक जाएगा, अगर ये 2 से ज्यादा जाएगा तो ये ब्लॉक ऐसे आगे भाग जाएगा।
ठीक, हम क्या देख रहे हैं, तीनों इत्मीनान से कांटेक्ट में चल रहे हैं आराम आराम से। तो मतलब अगर ये 2 से चल रहा है तो ये भी 2 से चल रहा है, तो ये भी 2 से चल रहा है, तो तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम है। तो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑन B2 है कितना आया, 6 न्यूटन। दिस इज आंसर। अब अगर वो पूछ लेता B और C के बीच में बताइए कितना फोर्स है, तो कोई नहीं, B और C के बीच में कितना फोर्स है, तो यहां से हम फोर्स ऑन B2C निकालेंगे, तो B सिर्फ किसको ढकेल रहा, C को ढकेल रहा, तो यहां से हम मास 1 लग देंगे। 1 × 2 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 6 न्यूटन फोर्स। ऑप्शन में मैच कर लीजिए। जब हम किसी भी ब्लॉक को ढकेलते हैं, पुश करते हैं, तो पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से चलता है। अब आप कहेंगे सर यहां पे हमने जो फोर्स निकाला है, यहां पे मास हम तीनों का क्यों नहीं रखे? तीनों का हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमको यहां से फोर्स निकालना है, ये वाले यहां से, ये ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो ए किसको ढकेलेगा, बी और सी को ही तो ढकेलेगा, खुद ए को हम नहीं शामिल करेंगे। तो ए अगर सिर्फ बी और सी को ढकेलेगा तो हम मास इन दोनों का लेंगे, 2 और 1 kg का। तो टोटल मास 3 kg हो गया, 3 × 2 6 न्यूटन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज अभी न्यूमेरिकल हम और कराते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन, ए रोप ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। हमारे पास एक रोप है और उसकी लेंथ L है और ये एक रिजिड सपोर्ट है। यहां से ये रोप ऐसे टंगी हुई है। इस रोप को मैं थोड़ा मोटा दिखा रहा हूं आपको कि समझ में आए। इस रोप का जो मास है, इसका मास है कैपिटल M और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है L। ठीक है, चलिए फिर इसने कहा द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज। मतलब यहां से अगर हम x डिस्टेंस चले, मतलब यहां से x डिस्टेंस ये, तो यहां पे हमको इसका, इस पोर्शन पे हमको इसका टेंशन निकालना है। बस देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास एक तार है तो उस तार का जो मास होगा, एक मिनट, हमारे पास एक तार है, ठीक है, उस तार का जो टेंशन होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप कब अप्लाई करेंगे? ये कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई करेंगे जब हमारी रस्सी मासलेस हो, मासलेस। लेकिन यहां पे इस रस्सी का मास है, इस रोप का मास है, तो आप यहां पे टेंशन कैसे अप्लाई करेंगे? सुनिए, देखो अगर मैं यहां पे इसको पकड़ लूं तो अब आप बताइए यहां पे टेंशन किसके इक्वल होगा? यहां पे टेंशन mg के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के नीचे पूरी रस्सी है और इस पॉइंट के नीचे पूरी रस्सी का मास है, तो टेंशन किसके होगा? टोटल मास इंटू mg। ठीक, अब अगर आप यहां से यहां x डिस्टेंस नीचे आएंगे और यहां टेंशन निकालेंगे, तो अब आप बताइए इसके नीचे पूरी रस्सी का मास है कि उसकी हाफ या उससे कुछ कम रस्सी का मास है? तो आंसर है कम मास है। यहां पे अगर इस रस्सी को हम पकड़ के रखें तो यहां से हमको भारीपन लगेगा क्योंकि पूरी रस्सी पकड़ के बैठे हैं, और आधी रस्सी को ऐसे छोड़ के यहां से पकड़ लें तो हमको फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आधा मास हम ऊपर का छोड़ दिए, अब हम यहां से पकड़ लें तो हमको जो वेट लगेगा खाली इतने रस्सी के मास का लगेगा, इतने रोप के मास का लगेगा। तो वही टेंशन हमको निकालना है कि यहां ये टेंशन कितना होगा, बस। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिस्टम में बना लेंगे। सिस्टम में कैसे बना लेंगे? ये एक रिजिड सपोर्ट लिया, इस पॉइंट के ऊपर वाले को, इतने पोर्शन को हमने मान लिया m1 मास और इसके नीचे वाले को हमने मान लिया m2 मास। टोटल मास तो कैपिटल M है, हमने मान लिया, इसको 20 से कट किया, यहां पे m1 मान लिया, यहां पे m2 मान लिया। तो ये हमको कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा, दिस इज m1,
एंड दिस इज M2। टेंशन किसके बीच में है? M1 और M2 के बीच में, M1 और M2 के बीच में, मतलब हमको टेंशन यहां निकालना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे टेंशन T1 होगा, ठीक है, और यहां टेंशन हमारा T2 होगा। हमको T2 निकालना है, तो बताइए T2 किसके इक्वल होगा? M2 इंटू जी, ये हमारा T2 होगा। अच्छा, M2 किसके इक्वल है? टोटल मास अगर M है तो ये इतना कितना मास होगा? ये वाला मास, ये M2 किसके इक्वल होगा? तो सुनिए, अगर हमको ये वाला मास निकालना है तो M1 इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू दिस लेंथ। ये किसका निकलेगा? M1 का। M2 का निकालना है, तो अगर ये डिस्टेंस टोटल x है तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लेंथ L, ये डिस्टेंस x, तो दिस इज L माइनस x। तो यहां पे M2 किसके इक्वल होगा? M2 इक्वल होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू, यहां पे जब हमने निकाला इतने पोर्शन का M1, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, यहां पे निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ इनटू L माइनस x, बस M2 निकल गया। तो बताइए टेंशन 2, मतलब ये वाला टेंशन T2 हमको निकालना है, बीच में M1 और M2 के बीच में टेंशन निकालना है, तो ये टेंशन किसके इक्वल होगा? M2 किसके इक्वल है? M अपॉन L, और ये किसके इक्वल है? L माइनस x इंटू जी। हमारा टेंशन निकल गया, बस 2 लाइन का आंसर था। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक रोप रहे और इसको मैंने यहां काट दिया, टोटल मास M है और टोटल लेंथ L है, तो इसको मैंने यहां काटा, ये मास है M1, ये मास है M2, तो ये डिस्टेंस हमने माना x1, और ये मास M2 है, ये डिस्टेंस हमने माना x2, तो ये डिस्टेंस कितना मानेंगे? L माइनस x1 माइनस x2, और ये मास है M3। तो बताओ M1 किसके इक्वल होगा? M1 इक्वल होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू x1। M2 किसके इक्वल होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू x2। M3 किसके इक्वल होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू x1 इंटू L माइनस x1 माइनस x2। बस ये निकल जाएगा, फिर उसके बाद टेंशन इज इक्वल टू mg कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे यहां टेंशन पूछेगा तो आप यहां का टेंशन निकाल लेंगे, यहां टेंशन पूछेगा आप यहां का टेंशन निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जरा करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से ये कैसे लगेगा, इसका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आप लोग। देखो शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका देखो, पूरा रफ कर दे रहा है, इसको रहने दे रहा है। क्योंकि ये ऑप्शन में है ना, हमको जरूरत है। देखो कितना आया है ये, मास पर यूनिट लेंथ L माइनस एक्स इंटू जी। देखो बाबू, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? शॉर्ट ट्रिक देखिए, बिना कोई इक्वेशन के, बिना कोई फॉर्मूले के, कुछ नहीं। ये हमारे पास एक रोप है, इसने कहा भैया इसका टोटल मास m है और इस रोप की टोटल लेंथ l है, तो इसने कहा भैया यहां पे आप मुझे टेंशन बताओ। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले को जो है, ऊपर वाले को m1 माना, नीचे वाले को m2 माना, m1 और m2 की वैल्यू निकाल के टेंशन m2g के इक्वल है पुट कर दिया। ठीक, चलो अब देखो, अगर हम इस रोप को यहां से पकड़ लें, इस पॉइंट से, तो बताओ यहां पे टेंशन किसके इक्वल होगा? m इंटू जी। बोलो होगा कि नहीं होगा? और यहां पे लेंथ कितनी है? 0, क्योंकि अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से चलकर आएंगे, चलकर आते गए तब ना यहां पूरी लंबाई नापे हैं l। लेकिन अगर हम यहां से इसको पकड़ लें और हमने कहा भाई यहां से टेंशन बताइए, तो इस रस्सी को मैंने यहां से पकड़ा हुआ है और इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे पूरा मास m भरा है और इस पूरे मास m पे g नीचे फोर्स लगा रही, तो बताइए टेंशन किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल। और यहां पे यहीं से यहीं का लेंथ कितनी है? इस पॉइंट से इसी जगह से इस चीज की लेंथ कितनी है? तो आंसर है 0। ठीक,
अब हम जरा यहां आ जाते हैं, यहां। अब आप मुझे ये बताइए यहां पे टेंशन किसके इक्वल होगा? देखो जब हमने इसको यहां से पकड़ा तो इसके नीचे मास भरा था, तो टेंशन किसके इक्वल था? mg के इक्वल। जब हम यहां इसको पकड़ेंगे तो बताओ क्या इसके नीचे कोई मास है? नहीं है। तो अगर इसके नीचे कोई मास नहीं है तो क्या है, टेंशन होगा? आंसर है नहीं होगा। इफ देयर इज मास देन देयर इज टेंशन। कहीं पर भी अगर मास है तभी ना टेंशन फोर्स है। तो यहां पे अगर हम इस चीज को ऐसे पकड़ लें, ऐसे करके पकड़ लें, तो क्या इसके नीचे कोई मास है? नहीं है। तो यहां टेंशन कितना होगा? 0। अच्छा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? L। तो टोटल लेंथ कितनी है? हमारी L है। तो टोटल लेंथ हमारी L है, तो x भी हमारा किसके इक्वल हमने मान लिया? L के इक्वल। तो जहां पे भी लेंथ L होगी वहां टेंशन क्या होगा? 0। मतलब हम टोटल डिस्टेंस चले और x को हमने L के इक्वल मान लिया, इसको हमने मान लिया L के इक्वल। तो टेंशन यहां 0 है और x L के इक्वल है। तो याद रखिए x अगर, तो हमने यहां से फॉर्मूला बना लिया, x अगर L के इक्वल होगा तो टेंशन 0 होगा। ठीक, और इसी को ले आके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, टेंशन 0 आना चाहिए। तो इस x को उठा के हमने कहां पुट कर दिया? यहां। x की वैल्यू कितनी है? L। तो L माइनस L क्या है? 0। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। m/L, L माइनस L इंटू जी। L माइनस L 0, पूरी क्वांटिटी 0। तो टेंशन किसके इक्वल आया? 0। और भी ऑप्शन है, उसमें भी L रख के देखिए, क्या 0 आ रहा? नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी में आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड मेथड हो गया, सॉरी ये शॉर्ट ट्रिक हो गई कि यहां पे टेंशन हमारा mg था जब लेंथ 0 थी, यहां टेंशन हमारा 0 है जब x L लेंथ के इक्वल है, टोटल लेंथ L ले रहा है। तो x की वैल्यू खाली L लग देंगे, टेंशन जहां 0 निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। या ये भी करके देख लो, L की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहां 0 पुट करिए तो L से L क्या हो गया? कैंसिल। टेंशन किसके इक्वल आएगा? mg के इक्वल। वहां से भी कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, a block of mass a block A of mass 3 kg and another block of B of mass 2 kg are connected by lead inextensible string and shown in figure। देखिए भाई फिगर दिया गया है, फिगर आप लोग देखिए। This is block A, this is block C, this block is B। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड ए 0.5, मतलब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमारा है 0.5। ठीक है भैया। व्हाट मैक्सिमम मास C इज टू बी प्लेस्ड ऑन A, कितना मास हम इस A पे रखें सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझिए इस चीज को, देखो ये B है, ये इसको नीचे उतार रहा, ये A है, ये इधर जा रहा। हमने क्या कर दिया? हमने यहां C रख दिया A के ऊपर। कितना भारी हम यहां C रख दें कि ये पूरा सिस्टम रुक जाए, मतलब B A को खींच ही नहीं पाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए बस। और यहां पे A और B और C की वैल्यू भाई कितनी दी गई है जरा देखें। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 2 kg। दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg और C का मास निकालना है बस। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए भैया यहां टेंशन और नीचे क्या लग रहा? mg फोर्स। तो बताइए यहां टेंशन किसके इक्वल है? यहां टेंशन हमारा है B कितना? 2 × 10, तो यहां हमारा टेंशन है 20 न्यूटन। ठीक, अगर यहां का टेंशन 20 है तो यहां का भी टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन ही तो होगा भैया। ठीक है, टेंशन ये, ठीक, तो यहां का टेंशन हमारा 20 न्यूटन है। फ्रिक्शन निकाल लीजिए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू कितना? 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन
नॉर्मल रिएक्शन आप कितना लेंगे? नॉर्मल रिएक्शन आप कितना लेंगे? दिस इज 0.5। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये 3 kg और ये C, तो C इसके ऊपर रखे हैं, तो ये हो जाएगा 3 + C × G। दिस इज फ्रिक्शन। ठीक, अब यहां फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? टेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, ये नीचे जा ही नहीं रहा, नीचे नहीं जा रहा, तो फ्रिक्शन टेंशन के इक्वल होगा। टेंशन कितना है? 20 = 0.5 × 30 प्लस 0.5 × C × 10। ठीक है, ये और ये क्या हो गया? कैंसल। 5 3 = 15, तो ये इधर आ गया। 20 - 15, दिस इज 5। दिस इज इक्वल टू, ये और ये कैंसल, तो ये हमारा कितना है? C की वैल्यू 5 आ गई, ये 5C, तो C की वैल्यू कितनी होगी? 1 kg। तो मतलब अगर हम 1 kg इसके ऊपर रख देंगे तो ये चीज नीचे नहीं जाएगी। ऑप्शन देखें, सही है। ऑप्शन मिला ये 1 kg आ रहा। ऑप्शन हमारा आया 1 kg। ठीक है, तो कितना इजी है। अच्छा, आप कहेंगे सर यहां आपने एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो यहां टेंशन हमारा mg के इक्वल है, टेंशन लिख दिया 20 न्यूटन, ये 2 kg था। ठीक, यहां पे हमने फ्रिक्शन निकाल लिया। फ्रिक्शन कितना है? म्यू × r। नॉर्मल रिएक्शन कितना लेंगे? 2 ब्लॉक अगर हमारे पास है तो दोनों ब्लॉक का मास हम ऐड करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन m1 + m2g, तो m1 कितना है? 3, m2 कितना है? C × g। ये हमारा फ्रिक्शन आ गया। अब ये चीज अगर नीचे अगर नहीं जा रही है, तो अगर ये टेंशन 20 है, हमने कहा था एक तार का टेंशन सेम होता है अगर मासलेस स्ट्रिंग हो, तो ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो अगर यहां का टेंशन 20 है तो यहां का टेंशन 20 होगा। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 20 के इक्वल। बस 20 × 0.5 30 सामा वैल्यू रख दिया, आगे मैथमेटिक्स आगे, C की वैल्यू 1 kg आ गई। तो दिस C इज 1 kg होगा, तो हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, तो ये हम लोग ने कुछ लॉस ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल किए, और आगे और भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।